दोस्तों, आपका स्वागत है पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी की 7th एडिशन, जो कि लक्ष्मीकांत जी द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे पहले चैप्टर में हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। यहाँ पे हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में तोड़ेंगे और कोशिश ये रहेगी हमारी कि अगर कम समय में हो सका तो मैं एक में ही आपको प्लेस कर दूं, नहीं तो ये 2 पार्ट में आएगा। तो यहाँ पर चलिए इसको डिटेल में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। यहाँ पे अगर ये पहला चैप्टर में अगर हम बात करें तो ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, लेकिन ये जो बुक है ये पार्ट 13 में डिवाइडेड है। इसमें जो पहला पार्ट है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आप देखेंगे 12 चैप्टर्स हैं। ये देखिए यहाँ पे ऊपर में ब्लॉक में मैंने दे दिया है, 12 चैप्टर हैं। इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, मेरे शॉर्ट्स में मैंने दे दिया है कौन कौन से चैप्टर हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 1 में हम देखिए बात कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ इंडिया में आए। तो जब ब्रिटिशर्स इंग्लैंड से चले थे तो हमारे यहाँ इंडिया में आए वो। तो इंडिया में जब वो आए हैं तो वो क्या टाइम पीरियड था, तो वो 1608 में आए। तो ये जब वहां से आए तो ब्रिटिशर्स को क्या जरूरी था, वो सीधे इंडिया में नहीं आ सकते थे। तो वो एज ए इंडिविजुअल आते घूमने के लिए, लेकिन वो घूमने के लिए नहीं आना चाह रहे थे। वो क्या करना चाह रहे थे, वो ट्रेड करना चाह रहे थे। इंडिया से हमारे यहाँ आके, इंडिया में आके वो ट्रेड करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड से आके। और जब आप जानते हैं कोई भी ट्रेड करना है तो उसके लिए हमको कंपनी की जरूरत है। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म करी। इसको करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने एस्टेब्लिश करा। और इसको एक लीगैलिटी देने के लिए, एक लीगल फ्रेमवर्क देने के लिए ये किसके पास गए, जो इंग्लैंड के चीफ थी, हेड थी। तो वहां पे कौन था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी। उस समय 1600 में ब्रिटिशर्स गए कि मुझे इंडिया से जाके ट्रेड करना है। तो उन्होंने चार्टर ग्रांट किया, एक आपको नोटिस बना के दी कि आप ऑल ओवर इंडिया ट्रेड कर सकते हैं। और इसी बीच में देखिए वो हमारे यहाँ आए और यहाँ पे सेटल हुए। तो करीब यहाँ पे आप देख रहे हैं 165 इयर्स के दौरान ये यहाँ पे रहे। 165 इयर्स पे यहाँ पे वॉर हुआ। यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए नीचे में हेडलाइन में है, ये 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बक्सर में देखिए क्या हुआ, ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो थे, वो लीड कर रहे थे। और हमारे इंडिया की तरफ से 3 लोग लड़ रहे थे। एक तो आपका मुगल एम्परर थे शाह आलम द्वितीय, और नवाब के जो नवाब अवध के थे सुजाउद्दौला, और नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम। ये 3 लोगों ने मिलकर लड़ाई करी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हेक्टर मुनरो जीत गए। और जैसे ही हेक्टर मुनरो जीते हैं तो 1765 में शाह आलम द्वितीय ने यहाँ पर दीवानी राइट दे दी। उनकी मजबूरी थी कि वो दीवानी राइट देते। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये दीवानी राइट क्या होती है। तो दीवानी राइट में हम किसी भी एरिया को, हम वहां पे अगर मान लीजिए मैं कहीं का हेड हूं या आप कहीं के हेड हो, तो आपसे अगर दीवानी राइट ली जाएगी तो आप क्या कहेंगे, आप उस एरिया का रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी से कहेंगे, आपसे जो भी वो दीवानी ले रहा है उस एरिया का, वो अब इंचार्ज हो जाएगा। वो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है और सिविल जस्टिस कर सकता है। कोई भी अगर एक्शन लेना है सिविल, वहां पे वो ले सकता है। तो यहाँ पे बक्सर का जो बैटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दीवानी आपको दी गई 3 एरिया की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये काफी बड़ा एरिया है इंडिया का, ये दे दिया गया था। ये डायरेक्ट ब्रिटिश के रेंज में आ गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये मैंने आपको काफी शॉर्ट में बताया है। और अब यहाँ पे पहला डेट क्या था, देखिए 1600 में ब्रिटिशर्स ने प्लान करा आने के लिए, उन्होंने चार्टर लिया। उसके बाद 1608 में इन्होंने एज अ ट्रेडर्स ईस्ट इंडिया कंपनी बना के इंडिया में आए। फिर आया 1765 का पीरियड, यहाँ पे बक्सर का युद्ध हुआ। 64 में हुआ था एग्जैक्टली, लेकिन जो हमको दीवानी राइट मिली है 1765 में मिली है।
और अब आखिरी जो डेट है जो यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है वो है 1858। 1858 का पीरियड क्या है? जहां पे सिपोही म्यूटिनी हुई है। सिपोही म्यूटिनी होती है। सिपोही म्यूटिनी क्या है? सिपाही विद्रोह कर देते हैं। जो अभी तक ब्रिटिश के दाहिने हाथ हुआ करते थे, जो उनके साथ लड़ा करते थे, वो अब उनका विद्रोह कर देते हैं। तो जब यहाँ पे सिपोही म्यूटिनी होती है 1858 में, उस समय जो ब्रिटिश क्राउन है वो डायरेक्ट यहाँ पे इंडिया पे रूल करने की कोशिश करता है। यही डेट है जब अभी कंपनी हमारे पर रूल कर रही थी, अब लेकिन एक कंट्री हमारे ऊपर, ब्रिटेन हमारे पर यहां से रूल करना शुरू करेगा 1858 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है। और ये कब तक रूल करेगा? तो ये आपको इंडिपेंडेंस का डेट यहाँ पे दिया हुआ है, 15 अगस्त 1947 तक हमारे पर इन्होंने रूल किया। और उसके बाद जब हम इंडिपेंडेंस हमको मिल गई, उस समय हम क्या किए, यहाँ पे फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, जो कि हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया, जो कि क्या डेट है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1946। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। और हमारे आज का जो टाइम पीरियड है, आज तक हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो हमको चला रही है, या कोई भी हमारे यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है ठीक से। तो इसको हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से समझ लेते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कुछ कुछ रूल्स बनाई हैं, और जो कि आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसी पाथ पे हम चल रहे हैं, उसको हम देखते हैं। तो ये जो हमने अभी तक आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताई है, इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक तो हमारी कंपनी रूल। देखिए कंपनी रूल में क्या है कि कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई है और उसने रूल करना शुरू किया इंडिया के ऊपर। फिर यहां से सिपोही म्यूटिनी होगी, 1858 का पीरियड जो है यहाँ पर देखिए, ये जो पीरियड है यहाँ पे सिपोही म्यूटिनी होती है, और जो पावर है एक कंपनी से हटकर अब ये ब्रिटेन के हाथ में चला जाएगा। तो चलिए अब इन दोनों जो रूल है, कंपनी रूल और जो क्राउन रूल है, इसको काफी अच्छे से हम समझते हैं। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे जो पहला यहाँ पे रूल आ रहा है वो है कंपनी रूल। कंपनी रूल का पीरियड क्या है? 1773 से लेके 1858 का पीरियड है कंपनी रूल का। यहाँ पे आप देखेंगे 8 एक्ट्स आएंगे, 8 एक्ट्स आ रहे हैं। ये कौन पास करेगा? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट पास कर रही है, ब्रिटेन में एक रूल बना रही है, और यहाँ पे कंपनी उसको फॉलो करेगी। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट का इंपॉर्टेंट क्या है, इसके आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम जो आप समझिए ब्रिटेन से इंडिया में यहाँ पे आए, ब्रिटिशर्स आए, और जो कंपनी थी वो धीरे धीरे उनका पावर बढ़ना शुरू हो गया। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए हैं। तो ये पहला एक्शन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए पहला स्टेप है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि वो कंट्रोल करेंगे जो हमारे यहाँ कंपनी रूल कर रही है। तो इन्होंने सबसे पहला क्या चीज किया है कि इन्होंने एक स्टेप लिया कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का। दोनों चीजें यहाँ पे इस लॉ से हमारा गवर्न होगा। और ये पहला है जो एक्ट है जिससे हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किसी कंपनी के हम कैसे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। यहाँ पे हम पावर को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, एक आदमी के हाथ में सारी पावर चली जाएगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है इस एक्ट का वो क्या है, अब चलिए उसको देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल जो हुआ करता था, सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, वो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो आप देख रहे हैं उसका नाम ही काफी हेवी लग रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये काफी उसको पावर दे दी गई। अब जो सिर्फ गवर्नर था अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, मतलब वो एक जनरल भी हो गया, उसके पास आर्मी की पावर भी आ गई है। यहाँ पे देखिए एक तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ से बना,
और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर की। 4 मेंबर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे यहाँ पे इस एक्ट के द्वारा बनाए गए, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करेंगे, हर सिचुएशन में हेल्प करेंगे। तो आपके दिमाग में यह आएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट से, तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये चीजों को आप नोट करते चलिएगा, वैसे मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया है, इसको आप से फॉलो कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहां पर। और दूसरा क्या है पॉइंट यहाँ पे? दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, जो अभी आपने देखा पहले पॉइंट में, उसको सुप्रीम माना गया, और जो अभी गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और गवर्नर ऑफ मद्रास, ये उसके सबऑर्डिनेट हो गए, उसके अंडर में आ गए। इससे पहले तक क्या होता था? इस एक्ट से पहले तक तीनों ही इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, चाहे वो गवर्नर ऑफ बंगाल हो, चाहे गवर्नर ऑफ बॉम्बे हो, या गवर्नर ऑफ मद्रास हो, ये तीनों इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। अब तीसरा क्या हुआ? देखिए, आज आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई भी गलत होता है एक्शन, कोई भी चीज होती है, कोई इलीगल एक्ट होता है, तो हम लोग दौड़ के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे तो कोई ऐसी कोर्ट हुआ कर ऐसी कोई भी कोर्ट नहीं थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, जो आज आप दिल्ली में देख रहे हैं, ऐसा नहीं था। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनी थी? कलकत्ता में बनी थी, वो थी 1774 में। इसमें क्या था? इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करता था और 3 और जजेस थे, मतलब 4 मेंबर का हमारा सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था। ये चीजें आपको क्लियर हो गई? अभी तक देखिए मेन हमने 3 पॉइंट बताई है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और चौथे पॉइंट में क्या है कि जो यहाँ पे आप कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, जो कंपनी में काम करते थे जो लोग, उनको इस एक्ट से मना कर दिया गया कि वो कोई भी प्राइवेट अपने लिए, सिर्फ कंपनी के नाम से तो वो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो कोई घूस नहीं ले सकते हैं, कोई ब्राइब नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे स्ट्रेंथ देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? इस एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का स्थापना की गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। ये क्या था? ये एक गवर्निंग बॉडी थी जो कि कंपनी की थी। ये सारा रिपोर्ट जो भी कंपनी करती थी, वो सारा रिपोर्ट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था। पहले तक ऐसा नहीं था, जो भी कंपनी करती थी उसका कोई भी ब्यौरा नहीं दिया जाता था, लेकिन अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सारा रिपोर्ट, चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे सिविल का हो, चाहे मिलिट्री अफेयर्स हो, ये तीनों पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, सारे इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे। कितना पैसा कलेक्ट हुआ, कहां कहां पे आपने लॉ को गवर्न कराया किसी एरिया में, या मिलिट्री ने जहां जहां भी एक्शन लिया, जहां जहां खर्चा किया गया, वो सारे अफेयर्स का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। इसके बाद अगला एक्ट है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अभी आपने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो भी गलतियां इसमें रह गई थी वो इस एक्ट के द्वारा हटाई गई। तो देखिए कमियां क्या थी, इसीलिए हमने इसका नाम एक सेटलमेंट एक्ट भी रखा है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यहां पे फीचर्स को हम देखते हैं। देखिए, जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसके काउंसिल भी थी, जो हेल्प करने के लिए 4 लोग थे, अभी मैंने बताया था। उनको क्या किया गया इस एक्ट के द्वारा, अमेंडिंग एक्ट 1781 के द्वारा क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट अब इनको कोई भी, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में ये नहीं आ रहे थे। अगर ये कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर सकती है। लेकिन आज के डेट में आप करंट को अगर आप जोड़ के देखिए, कोई भी अगर गलत काम हो रहा है, मान लीजिए हम ड्राइव कर रहे हैं और हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है, तो क्या कर सकती है? पुलिस हमको रोक सकती है। और अगर हम वहां पे अगर हम ब्राइब दें तो हमको पुलिस कोर्ट ले जा सकती है, हमारे पर एक्शन ले सकती है। या अगर हम मान लीजिए कि मान ही नहीं रहे हैं, रूल ही नहीं मान रहे हैं, रेड लाइट क्रॉस करके चले जा रहे हैं, तो वहां पे हमको पेश किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वहां पे हमारे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, चाहे वो फाइन हो, चाहे हमको इम्प्रिजनमेंट हो 6 महीने के लिए। तो ये सारे एक्शंस, अब जो इस समय के बात मैं नहीं कर रहा,
अगर हम पहले की बात में जाएं तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन था उससे बाहर हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर हो गई ये बात। और जो भी सर्वेंट जो भी कंपनी में काम कर रहे थे, इनके अलावा गवर्नर जनरल और काउंसिल के अलावा भी जो सर्वेंट्स काम कर रहे थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर थे, अगर वो कोई ऑफिशियल एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे अब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट अब रेवेन्यू मैटर में भी कोई एक्शन नहीं ले सकता था। रेवेन्यू मैटर हो या रेवेन्यू से पैसा कलेक्ट करने में कोई अगर लफड़ा क्रिएट हो गया तो उसमें भी अब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं रह गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एक ही पावर रह गई थी कि वो कैलकाटा के जो रहने वाले लोग थे उनके ऊपर वो रूल्स बना सकते थे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है आपको। तो यहां पर सिर्फ ये आपको सिंपल सी बात आपको बता दी गई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पर कि जो एडमिनिस्ट्रेटर था, कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो जज है, जो भी हमारे पास डिफेंडेंट जो हो रहा है, जब हमारे पास कोई केस जा रहा है हायर कोर्ट्स में तो हम उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अगर हिंदू लॉ है, कोई हिंदू है तो वहां पे कोई हिंदू बैठे हिंदू लॉ के हिसाब से देखने के लिए या उसको चेक करने के लिए देखा जाए हमको हिंदू लॉ के हिसाब से, या कोई मुस्लिम है तो वहां पे हम मुस्लिम लॉ के हिसाब से, मोहम्मदीन लॉ के हिसाब से हम उसको गवर्न करेंगे। अपना जो जनरल लॉ चल रहा था वो हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे कास्ट का हम देख रहे थे, हिंदू हो तो हिंदू लॉ से देखेगा, तो कोई एक्शन हो रहा है, और मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ से वो गवर्न किया जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि जो अपील होगी, अब देखिए क्या हो रहा है अभी आज के डेट में अगर हम देखें तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाई तो फिर हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में अगर सॉल्व नहीं हो पाई तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला था या जो प्रोविजनल कोर्ट थे, उस समय पहले प्रोविजनल कोर्ट्स कहते थे, वो क्या थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते थे और वो सीधे अब गवर्नर जनरल के पास जाता था। गवर्नर जनरल ऑफ इन काउंसिल के पास ये प्रॉब्लम्स जाया करती थी। तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की पावर यहाँ पे एकदम से कम कर दी गई है। ठीक है, और यहां पर गवर्नर जनरल इन काउंसिल को यह भी पावर दी गई कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो प्रोविजनल कोर्ट्स हैं या जो छोटे कोर्ट्स हैं, काउंसिल्स हैं, उनके लिए वो रूल्स बनाए, फ्रेमवर्क तैयार करें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट था और दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या है कि ये पहला एक्ट है जहां पे हमने बताया कि कौन सा कमर्शियल फंक्शन है, जहां पे हम बिजनेस से रिलेटेड फंक्शंस कर रहे हैं, और कौन सा पॉलिटिकल फंक्शन है। अभी तक ये क्लियर ही नहीं था, अभी तक किसी भी एक्ट और रूल्स में अभी तक ये क्लियर नहीं था कि कौन सा कमर्शियल एक्ट हो रहा है और कौन सा पॉलिटिकल फंक्शन कर रही है कंपनी। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहां पर हमने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको हमने कमर्शियल फंक्शंस दे दिया। यहां पे प्योरली कमर्शियल फंक्शंस, पैसे से रिलेटेड जो बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, वो सीधे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में चला गया, उसको वो मैनेज करने लगे। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स होता था, जो पॉलिटिकल फंक्शंस होने लगे, इलेक्शन से रिलेटेड या कोई भी जो भी पॉलिटिकल उस समय काम होता था, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, एक नया बॉडी, वो देखता था। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख पा रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट से क्या हुआ, सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ। यहां पे दो तरह के गवर्नमेंट काम करने लगी, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। क्लियर हो गई ये बात। और यहां पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो कि नई बॉडी बनाई है हमारी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, ये क्या करेगी, सुपरवाइज करेगी और डायरेक्ट करेगी, बताएगी जो भी एक्शंस हो रहे हैं सिविल या मिलिट्री गवर्नमेंट में, उसको वो सारे एक्शंस को सुपरवाइज करेगी या डायरेक्ट करेगी, जो भी यहाँ पे ब्रिटिश पोजेशंस में है। ब्रिटिश पोजेशंस मतलब जो एरिया ब्रिटिश के अंडर में आ गया है, ये पहली बार यहाँ पे ब्रिटिश अपने एरिया को ब्रिटिश पोजेशंस कह रहे हैं इन इंडिया। तो आप समझ लो कि अब उनकी पावर धीरे धीरे अब बढ़ चुकी है, काफी ज्यादा बढ़ गई है कि वो
इंडिया के ही लैंड को वो अपना लैंड कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि ब्रिटिश पोजेशंस को वो पूरी तरीके से देखें, यहाँ पे सारे एक्शंस ले सकते थे। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें उभर के आई हैं हमारे इस एक्ट में कि क्या क्या चीजें थी। जो कंपनी के टेरिटरी थी इंडिया में, उसको हमने सबसे पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा है, पहली बात। दूसरा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसको सुप्रीम कंट्रोल दिया गया, किसके लिए? जो भी कंपनी अपना काम कर रही है, अभी तक क्या चेक नहीं कर रहा था, उसके काम को और अफेयर्स को ये चेक कर रही है। दो चीज याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट में अगर कोई चीज पूछा जा रहा है तो यहाँ पे तीन ही चीज पूछी जा सकती है। एक तो सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट, जहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ ये। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा जा रहा है। तीसरा है कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था कंपनी के अफेयर्स को और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को। क्लियर हो गया है। और ये पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे जो ब्रिटेन में, उनका नाम क्या था? वो विलियम पिट्स थे। उन्होंने ही इसके लिए बिल पास किया था जो कि ये एक्ट में कन्वर्ट हुआ था। आप ये समझ पा रहे हैं एक्ट कब बनता है? जब कभी कोर्ट में या आप यहाँ पे पार्लियामेंट में जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, वो फिर बाद में जब मेजॉरिटी से पास होता है तो वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो गवर्नमेंट से पास हो रहा है। यहाँ पे फोर्थ इंपॉर्टेंट है एक्ट ऑफ 1786। यहाँ पे क्या था इस समय? आप बस एक चीज याद रखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस टाइम में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही मेन हो गए थे। यहां पर क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उन्होंने इस समय अपने लिए दो चीजें मांगी, दो उनके रीजंस दिए गए कि भैया हमको सुप्रीम पावर दे दो। मैं कभी भी जो इनके साथ काउंसिल्स होते थे, देखिए मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करती थी काउंसिल, तो वो काउंसिल के वो मांग रहे थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस वो कह रहे थे कि मैं काउंसिल की बात को ओवरटेक कर सकूं, ओवरराइड कर सकूं, जब मुझे कोई ऐसा एक्शन लेना रहे कि मुझे उनसे कोई हेल्प नहीं लेनी है। और नहीं तो क्या होता था, पहले ये बाइंडिंग हो जाती थी। तो ये स्पेशल केस इन्होंने मांगा और यहां से ये राइट उनको दी गई। और कहा गया, और उन्होंने एक चीज और भी मांगी, कहा कि मैं मिलिट्री चीफ हो जाऊं, तो यहाँ पे कमांडर इन चीफ भी मुझे ही माना जाए। अभी तक क्या था कि कमांडर इन चीफ अपॉइंट होता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तब माना जाता था, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मुझे ये पावर मिलनी चाहिए, मुझे ये दोनों पावर देना चाहिए। तो इस एक्ट के द्वारा सिर्फ इसका यही काम है 1786 में कि कॉर्नवालिस ही इसके इंपॉर्टेंट है। आप बस याद रखो कॉर्नवालिस, तो आपको ये चीज याद रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अगला एक्ट जो है, यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये देखिए 1793 क्यों इंपॉर्टेंट है? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पावर मांगी थी अपने लिए काउंसिल के अगेंस्ट, आप अगेंस्ट कह सकते हैं, या ओवरराइडिंग पावर जो मांगी थी, यहां से ये कंटिन्यू रह गई। जो अगले अब आएंगे गवर्नर जनरल, वो उनको ये पावर मिलती रहेगी। और यहां पर पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई इस एक्ट के द्वारा। यहां पे जो सबऑर्डिनेट थे बॉम्बे और मद्रास, इनकी पूरी तरीके से पावर को ले लिया गया था। और यहां पर आप देखेंगे जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की, वो 20 इयर्स के लिए बढ़ा दी गई, और 20 इयर्स के लिए बढ़ा दी गई। और यहां पे जो कमांडर इन चीफ थे वो मेंबर नहीं थे। पहले क्या था, देखिए इससे पहले क्या हुआ, जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने कहा कि मुझे एक तो राइडिंग पावर दे दो, ओवर राइडिंग पावर दे दो, और कमांडर इन चीफ दे दो। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि कमांडर इन चीफ ऑटोमेटिकली नहीं होगा जब तक उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेजर यहाँ पे चेंज आया। और यहाँ पे जो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके स्टाफ हैं, पहले क्या होता था कि उसको पे आउट किया जाता था, ठीक है,
वो जो हम यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उससे पे किया जाता था। लेकिन अब क्या किया गया, कहा गया कि जो इंडियन रेवेन्यू होगी जो हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे वो यहीं पे हम इनको इसी से ही पे करेंगे। जो भी टैक्स लिया जाएगा टैक्स से ही हम सीधे पेमेंट करेंगे। मतलब अब ब्रिटिश का कोई काम नहीं रह गया, इंडिया से ही उनको सैलरी मिलने लगी। अब अगला जो एक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1813। यहां पे क्या हुआ, जो मोनोपोली थी ट्रेड की कंपनी की उसको खत्म कर दिया गया। अब जो ब्रिटिशर्स जो और मर्चेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी जो पावरफुल लोग थे उनको पावर दे दी गई, ये ओपन कर दिया गया कि वो भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कंपनी का मोनोपोली कहां बना रहा, चाय के उसमें, ट्रेड इन टी या चाइना से जो ट्रेड होता था इंडिया से उसमें कंपनी का ही सॉवरेनिटी बनी रही। और यहां पर आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन को पावर दिया जा रहा है, कंपनी की जो टेरिटरी है वहां पे उसका पूरा ओवरहेडिंग पावर्स हो रहा है। और ब्रिटेन से यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज आ रही थी, वो आके लोगों को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर रही थी। यहाँ पे इनलाइटनिंग का क्या है, इनलाइटनिंग द पीपल, लोगों को समझाया जा रहा था कि हिंदू से अच्छा क्या है, क्रिश्चियनिटी है, आप उसको होल्ड करिए। तो यहाँ पर ये एक चीज यहाँ पे गलत हो रही थी। सब देखिए रिलीजन सब बराबर है मेरे हिसाब से, लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने अपने रिलीजन को यहाँ पे बढ़ावा देना शुरू किया। और एक अच्छा काम भी हुआ इस एक्ट के द्वारा, 1813 के द्वारा, कि यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। दूसरा यहाँ पे क्या है कि लोकल जो गवर्नमेंट थी, जो लोकल जैसे लोकल गवर्नमेंट थी उसके ऊपर क्या किया गया है, उसके ऊपर टैक्स इंपोज किया गया है पीपल के द्वारा। पीपल क्या है, लोकल गवर्नमेंट इंपोज कर सकती थी टैक्स, और जो लोग इसको पे नहीं करेंगे, इनकम टैक्स जो नहीं पे करेंगे, वो उनको क्या किया जाएगा, उनको पनिश किया जाएगा। वो यहाँ पर टैक्स ले सकते हैं किसी भी हाल में। अगला यहाँ पे एक्ट क्या है, अगला एक्ट है 1833। यहाँ पे मेन जो पावर है ये सेंट्रलाइज्ड होती हुई दिखेगी। यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं होगा, अब वो इंडिया में हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया, उसके पास पूरी सिविल और मिलिट्री पावर आ गई है। और पहली बार यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। और यहाँ पर जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे, इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी ये पूरी तरीके से ले ली गई। और यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया थे उनको लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई इंटायर ब्रिटिश इंडिया की। तो अब जो लेजिस्लेटिव पावर, जो रूल्स रेगुलेशन बनाने की जो पावर थी, वो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास से ले ली गई थी, और अब सीधे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में चला गया था। और ये एक्ट देखिए, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो एक्ट होते थे, इससे पहले तक 1813 तक जो एक्ट थे उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे रेगुलेशंस। लेकिन अब जो एक्ट होगा आगे, इसको हम एक्ट बोलेंगे। और यहां पर देखिए सबसे पहली बात क्या होगी, यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको हम पूरी तरीके से कमर्शियल बॉडी में कन्वर्ट कर दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और प्योरली वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई। यहां पर आप देख रहे हैं अभी तक क्या होता था, प्रीवियस जो एक्ट्स थे वहां पे इनको पावर अनलिमिटेड थी, और इनको कभी भी ऐसा नहीं था कि उनको पीरियड ना डिफाइंड किया जाए कि ये कितने दिन तक और रूल करेंगे हमारे ऊपर। लेकिन अब ये चीज एक्सटेंडेड खाली लिखा हुआ है और टाइम नहीं दिया हुआ है। इससे पहले आप देखते थे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पे कोई टाइम नहीं है। इसका मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है कभी भी छीनी जा सकती है।
ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर जो सुप्रीम पावर थी, यहाँ पे जो कंपनी की जो टेरिटरी थी, वहां पे लिखा गया कि ये जो ब्रिटिश की जो पावर है वो किसके हम नाम पर ले रहे हैं, उनकी मैजेस्टी और उनके सक्सेसर्स के नाम पर अब ये चलेगा। तो ये अब समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी वापस जा सकती थी, उनकी सारी पावर को खींची जा सकती थी। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, ये पहला यहाँ पे कोशिश किया गया कि ओपन कंपटीशन रखा जाए। ओपन कंपटीशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन क्या है कि ये सही से हो नहीं पाया, इसका काफी अपोज हो गया था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे इसके अगेंस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जो कंपटीशन होगा वहां पहले क्या होता था, जो सिविल सर्वेंट थे जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो क्या थे, पहले अपॉइंट होते थे, वो ब्रिटेन से ही आते थे अपॉइंट होके। लेकिन अब ऐसा नहीं था, वो कह रहे थे कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन ये चीज लोगों ने मना कर दिया। तो यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको मना किया, तो वो इससे पीछे हट गए, ये इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया, जो कि आपका 1853 से चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो कि हमारा अगला चार्टर है, इससे होगा। यहां पर आप देखेंगे कि ओपन कंपटीशन सबसे पहले आप देख लीजिए, उसी से शुरू करते हैं जहां पे हमने पहला एक्ट खत्म किया। ओपन कंपटीशन यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और इसके जनक कौन है, मैकेले हैं। ठीक है, आप क्लियरली समझ लो, यहां पे मैकेले कमेटी बनाई गई थी, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ये अपॉइंट हुई। Macaulay Committee, the Committee on the Indian Civil Servant was appointed in 1854। तो ये 1854 में एस्टैब्लिश हुआ, और यहाँ पे सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए सिविल सर्वेंट के लिए एक ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सबसे पहली बात ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम शुरू होते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने सेपरेट कर दिया गया, इस एक्ट के द्वारा सेपरेट किया गया कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन है गवर्नर जनरल काउंसिल का, वो हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं, और स्पेशल 6 मेंबर बनाए गए, 6 मेंबर नए इंट्रोड्यूस किए गए, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कह रहे थे। काउंसिल में अभी तक देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था, उसके भी काउंसिल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसके भी काउंसिल थे। तो यहां पर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, काउंसिलर बनाया गया, जिसमें 6 मेंबर होंगे। तो ये हमारा स्पेशली, हम इसको अलग से अगर हम जाने तो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया यहाँ पर, जो यहाँ पे इंडियंस भी अपॉइंट होंगे, और यहाँ पे ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगा। जैसे आज राज्यसभा लोकसभा होता है, वैसे ही एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगा ये। और यहाँ पे जो प्रोसीजर है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, वो हमारा अडॉप्ट किया जाएगा, मतलब जैसे ब्रिटिश में हमारा रूल्स होते थे वो अडॉप्ट किया जाएगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम पहली बार स्पेशल फंक्शंस को फॉलो कर रहे थे गवर्नमेंट के, और यहाँ पर स्पेशल फंक्शंस हमारे मिशनरी और स्पेशल प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरा क्या है कि यहाँ पर एक्सटेंड किया गया जो कंपनी रूल था, कंपनी रूल को हम एक्सटेंड करते हैं, और जो टेरिटरी है ये हम ब्रिटिश क्राउन के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं। अब ब्रिटिश क्राउन के ही नाम पर यहाँ पे गवर्नेंस होगी, और यहाँ पे जो स्पेसिफिक पीरियड है ये प्रीवियस एक्ट का, ये अब कोई डिसाइड नहीं था, ठीक है, बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड एनी पर्टिकुलर पीरियड अंटिल द प्रीवियस एक्ट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो रूल था कंपनी रूल, वो हम तो रूल को बना रहे हैं कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन वो प्रीवियस एक्ट की तरह अब वो क्लियर नहीं था कि ये कब तक रहेंगे, कंपनी हमारे ऊपर कब तक रूल करेगी। तो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है कंपनी की जो पावर है, आप समझिए कि अब ये जाने ही वाली है। और यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया लोकल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा है, देखिए यहाँ पे कहा ना कि 6 लोग अपॉइंट किए गए हैं जो कि यहाँ पे हेल्प करते हैं,
तो उन वहीं इसी में जो 6 मेंबर हैं, इसमें से आप देखेंगे 4 मेंबर यहाँ पे इंडिया के ही चुने जा रहे हैं, इंडियन प्रोविंस से ही लिए जा रहे हैं, छोटे छोटे प्रोविंस से लिए जा रहे हैं, जैसे मद्रास, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, इन तीनों से ये लिए गए।